आशा एक गरीब घर की विधवा थी जिसने अकेले ही अपने इकलौते बेटे राजू की परवरिश करी थी और राजू ने भी बड़े होकर अपनी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? देखो रात के 10 बज रहे हैं। अगर इसी तरह आप देर रात तक भूखी रहोगी तो कैसे चलेगा? वैसे भी आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों करता है? तेरे पास वैसे भी कम चिंता है जो तू मेरे लिए इतना सोचता है। एक काम कर, तू थक गया होगा, जाकर सो जा, मैं खा लूंगी। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वैसे भी आपकी दवाइयों का टाइम हो रहा है। आपको बिना खाना और दवाई खिलाए मैं आराम करने नहीं जाऊंगा। मेरी जिद है ये। इस तरह राजू जिद पर अड़ जाता है और अपनी जिद में वो अपनी माँ को खाना और दवाइयाँ खिलाकर उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राजू की उम्र शादी लायक हो जाती है और इसी बीच राजू की मुलाकात लीला नाम की एक लड़की से होती है जो कि काफी लंबी थी। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है और ऐसा ही प्यार राजू को लीला से हो जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू लीला से मिलने पार्क में जाता है। राजू, मैं इतनी लंबी हूँ कि मेरे जितना लंबा लड़का पूरे गांव में नहीं है, इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। फिर तुमने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे इतना प्यार करने लगे? लीला, अगर प्यार सोच समझ कर किया जाए तो वो प्यार कैसा? मैंने तो तुम्हें दिल से प्यार किया है और शादी भी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। वैसे भी प्यार सूरत से नहीं, सीरत से किया जाता है। पर राजू, अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो? लीला, तुम अभी मेरी माँ को नहीं जानती हो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। देखना, जब मेरी माँ तुमसे मिलेंगी तो हंसते हंसते तुम्हें अपना लेंगी। चलो, आज ही हम मेरी माँ के पास चलते हैं। क्या सच में राजू, हम लोग तुम्हारे घर माँ से मिलने जा रहे हैं? हाँ लीला, हम मेरी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, आज से वो मेरी नहीं बल्कि हमारी माँ है। राजू की बात सुनकर लीला खुश हो जाती है। राजू और लीला की हाइट में जमीन आसमान का अंतर था, पर उनका प्यार बेमिसाल था। इसलिए जब वो दोनों आशा के पास जाते हैं तो आशा बिना किसी शर्त के लीला को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है और उसे शगुन के तौर पर 21 रुपए देते हुए उससे कहती है, बेटा, मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ, इसलिए शगुन में सिर्फ 21 रुपए दे रही हूँ, पर मेरा तुमसे वादा है, जब तुम बहू बनकर इस घर में आओगी तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। आंटी जी, राजू ने बिल्कुल सही कहा था, आप बहुत अच्छी है। आप जैसी सास पाकर तो मेरे भाग्य खुल गए। लीला आशा से मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी होने वाली सास से वो प्यार मिलता है जो आज तक उसे अपनी माँ से भी नहीं मिला। क्योंकि लीला बहुत लंबी थी इसलिए उसकी माँ अक्सर उसे ताने दिया करती थी, पर आशा ऐसा कुछ नहीं करती। अब बहुत जल्द लीला राजू से शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। बेटा, बहू बहुत लंबी है और हमारे घर की छत बहुत छोटी है। मैं तो कहती हूँ घर की छत थोड़ी ऊंची करवा ले ताकि बहू को दिक्कत ना हो। हाँ माँ, मैंने मिस्त्री से बात कर ली है, वो अगले हफ्ते ही आकर घर की छत ऊंची कर जाएगा। अरे आशा बहन, मैंने सुना है तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली और तुम्हारी बहू बहुत लंबी है, बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसी। जरा अपनी बहू से तो मिलवाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी बुर्ज खलीफा बहू को देखूं। बहन, बिल्कुल सही सुना है तुमने, ये रही मेरी बहू। अरे सही तो है, तुम्हारी बहू की हाइट तुम्हारे बेटे के बराबर ही तो है। ये मोहल्ले की औरतें भी ना बेकार की झूठी अफवाह फैला देती है। उस पड़ोसन के इतना कहते ही लीला खड़ी हो जाती है, जिसके बाद आशा की पड़ोसन नीचे से ऊपर तक लीला को देखती है और अपनी गर्दन ऊपर करके बोलती है, अरे इतनी लंबी बहू, ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी है, मेरी गर्दन ना टूट जाए। अरे बहन, क्या जरूरत थी इतनी लंबी बहू लाने की? एक बार अपने राजू की हाइट तो देख लेती। अरे कहाँ तुम्हारा राजू और कहाँ ये बहू? बहन, मैंने बहू की हाइट नहीं, अपने बच्चे की खुशी देखी है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहू लंबी है या छोटी। और मुझे लगता है क्योंकि लीला बहू मेरी बहू है तो तुम्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? हाँ वो तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना तुम्हारी बहू को देखने के चक्कर में मुझे अपनी गर्दन में पट्टी लगवानी पड़ेगी। इतना बोलकर आशा की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और आशा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पर एक दिन अचानक से राजू का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
बेटे के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आशा और लीला पर आ जाती है। पर क्योंकि लीला बहुत लंबी थी, इसलिए गांव की सारी औरतें भी उसका मजाक बनाती है, जिस वजह से इस उम्र में भी आशा खुद ही बाहर जाकर लोगों के घरों में जूठे बर्तन धोने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तुम्हारी सास घर पर नहीं है क्या? नहीं आंटी जी, माँ जी तो बाहर गई है काम पर। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए, जब माँ जी घर आ जाएगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। ओह अच्छा, बाहर गई है। वैसे बहू, मुझे कुछ बात नहीं करनी थी। वैसे मुझे आशा बहन से ही काम था, पर क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मेरे घर के पंखे बहुत गंदे हो गए हैं और जाले भी बहुत लग गए हैं। हमारी छत के छज्जे पर बहुत कूड़ा फंसा है। तुम तो इतनी लंबी हो, चलकर थोड़ा मेरे घर की सफाई कर दो ना। वैसे भी तुम घर में अकेली हो, इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मेरे घर की सफाई भी हो जाएगी। अर्चना इतनी प्यार से बोलती है कि बेचारी लीला मना नहीं कर पाती और उनके घर जाकर काम करती है। और तभी वहाँ आशा आ जाती है। और जब आशा ये देखती है कि उसके गांव की पड़ोसने उसकी बहू की लंबी होने का फायदा उठा रही है, तो आशा को बहुत बुरा लगता है और वो अर्चना को फटकार लगाती है। अर्चना बहन, तुम स्टूल या सीढ़ियों की मदद से भी अपना काम खुद कर सकती थी। फिर मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे बिना पूछे मेरी बहू से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम करवाने की? अरे आशा बहन, तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो। तुम्हारी बहू को कहीं काम मिलता नहीं, इसलिए इस उम्र में तुम काम कर रही हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी बहू घर पर बोर होती होगी, तो क्यों ना उससे मैं अपने घर के काम करवा लूं। ऐसे में उसका भी मन बहल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। खबरदार अर्चना बहन, अगर तुमने या किसी ने भी मेरी लंबी बहू का अब फायदा उठाने की कोशिश करी तो। आशा बहन, इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी बहू से कुछ काम भी करवाया करो। मैं तो कहती हूँ इसे सर्कस में भेज दो, इसके लायक वही काम है। या तो फिर तुम सास बहू खुद नुक्कड़ पर जाकर कोई करतब दिखाने का काम कर लो, बहुत पैसा कमाओगी। बड़ी आई हमसे लड़ने वाली। हाँ, पहले सास अपना पति खा गई, फिर बहू आकर अपना पति खा गई। दोनों सास बहू एक जैसी है, कर्म फूटी कहीं की। माँ जी छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए। अगर मैंने किसी की मदद कर दी तो क्या हो गया? मैंने तो अच्छे के लिए सोचा था। अगर वो मेरा फायदा उठा रही है तो भगवान देख रहा है। भगवान बुरे लोगों को उनके किए की सजा अपने आप दे देगा। अब चलिए। इतना बोलकर लीला अपनी सास को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लगती है। पर तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है जो लीला से कहता है, आंटी आंटी, पेड़ पर मेरा खिलौना फंस गया है, आप उसे उतार दो ना, आप तो इतने लंबे हो। भाग यहाँ से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी माँ ने सिखाकर भेजा है ना। और तुम्हारा खिलौना पेड़ पर कैसे जाके फंस गया? तुम सभी गांव वालों की चालाकी बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहू, अगर मैंने अब कभी भी तुझे किसी की मदद करते हुए देख लिया तो मैं तुझे असली सास क्या होती है ये दिखा दूंगी। आशा अपनी पड़ोसनों के साथ साथ अपनी बहू को भी सख्त हिदायत देती है। अब लीला किसी भी पड़ोसन की बातों में नहीं आती। ऐसे ही एक दिन अर्चना अपनी पड़ोसन के साथ बाजार से घर जा रही होती है और तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। पर ये सब कुछ लीला देख लेती है और मौके पर जाकर अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाती है और उन गुंडों को मारकर भगा देती है। जिसके बाद अर्चना और आशा की बाकी सभी पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे लोग आशा के घर जाकर लीला और आशा से माफी मांगते हुए कहती है, आशा बहन, लीला बहू, हम सबको माफ कर दो। तुम्हारी लंबी हाइट का हम सब ने मजाक बनाया और तुमसे अपना मतलब निकलवाया, जबकि तुमने सही मायने में हमारी मदद करी। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, अब तो अच्छा बनने का नाटक करोगी ही ना। तुम्हें मेरी बहू से मतलब जो है, मेरी बहू लंबी है इसलिए तुम सब ने उसका इतना मजाक बनाया, उससे अपने घर के काम करवाए और आज जब मुसीबत में पड़ी तो मेरी इस बहू ने तुम सबकी जान बचाई और अब तुम सब आ गई हो सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए। मेरी बहू तुम्हारी बातों में आ सकती है पर मैं नहीं आने वाली। नहीं आशा बहन, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर तुम्हारी और लीला बहू की मदद करें। लीला बहू, तुम्हें सिलाई आती है ना? हम सब पड़ोसने अपने सारे कपड़े तुम्हें ही देंगे। तुम घर बैठकर सिलाई कढ़ाई बुनाई करना और कभी भी जरूरत हो पैसों की या किसी भी चीज की तो हमें याद करना। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे।
आशा की सभी पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे सब मदद के साथ साथ अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है। लीला सभी को माफ कर देती है और क्योंकि लीला सभी को माफ कर देती है, इसलिए आशा भी सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अपनी बहू के साथ अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है। संध्या और रोहन की नई नई शादी हुई थी और कुछ महीनों बाद होली का त्योहार भी आने वाला था। संध्या को होली खेलना बहुत ही पसंद था। शादी के बाद यह संध्या की पहली होली थी, इसलिए वो पहले से ही होली की तैयारियों में जुट गई। एक दिन सुबह सुबह जब संध्या का पति रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। संध्या, संध्या मेरा रुमाल कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी दो। हाँ जी, अभी आई। थोड़ी देर में संध्या रोहन का रुमाल और पर्स लेकर आती है और कहती है, ले लो आपका पर्स और ये रहा आपका रुमाल। रुमाल देखकर संध्या हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर रोहन कहता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है संध्या? तुमने फिर से कोई शरारत तो नहीं किया ना? जी बिल्कुल नहीं, आप हर बार ऐसा क्यों सोचते हो? रोहन रुमाल और पर्स को जेब में रखकर ऑफिस चला जाता है और संध्या मन ही मन मुस्कुराती है क्योंकि उसने रोहन के रुमाल में गुलाल जो रखा था। अब आएगा मजा। होली का पहला रंग तो मैं ही इन्हें लगाऊंगी। होली की पहली शुरुआत अपने पति के साथ। रोहन के ऑफिस जाने के बाद संध्या घर के कामों में लग जाती है। शाम को रोहन घर आता है तो वो संध्या को उसके इस मजाक के लिए गुस्सा करता है और कहता है, ये क्या बचपना है संध्या, तुमने मेरे रुमाल के अंदर गुलाल भर दिया था। अरे तुम्हें पता भी है, आज मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझसे रुमाल मांगा और अपना चेहरा साफ करने लगे और सबके सामने उनका चेहरा बंदर जैसा लाल हो गया। सब उनका मजाक बना रहे थे। तुम्हारी इस हरकत के लिए मुझे कितना सुनना पड़ा बाद में, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अरे माफ करना, मैंने तो आपको रंग लगाने के लिए आपके रुमाल में रंग भरा था। सबसे पहले मैं आपको रंग लगाना चाहती थी। मुझे लगा कोई मुझसे पहले आपको रंग ना लगा दे, इसलिए मैंने ये किया था। अब मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। कब तुम्हारा ये शरारती बचपना जाएगा? इतने में ही रोहन का फोन बजने लगता है। वो फोन उठाकर बात करता है। बात करने के बाद वो संध्या से कहता है, संध्या, माँ का फोन था। उनका कहना है कि ये तुम लोगों की पहली होली है तो इसलिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। पूरे परिवार के साथ होली खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। संध्या और रोहन होली मनाने उसकी माँ के पास चले जाते हैं। रोहन ऑफिस की वजह से दूसरे शहर में रहता है, इसलिए संध्या शादी के बाद रोहन के साथ ही चली जाती है। होली को अभी 3 दिन बाकी थे, मगर संध्या की होली तो अभी से शुरू हो गई थी। माँ जी, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। देखो तो सही क्या क्या हो रहा है होली पर यहाँ। अरे बहू, सब्जी तो काट कर जाती, मैं कम से कम बना तो देती। ना ना माँ जी, मैं तो चली। आप ही देखो सब, होली आई रे होली आई। होली का गाना गाते गाते संध्या घर से बाहर निकल जाती है। बहू चली जाती है बाहर घूमने और सास रह जाती है घर में। तभी रोहन अपनी माँ के पास आता है और कहता है, चली गई ना, फिर से कोई बहाना बना करिए। कोई नहीं बेटा, अभी बचपना गया नहीं उसका, जाने दे। हाँ, तो मना किसने किया है? पर मैं देख रहा हूं कि जब से वो यहाँ आई है पूरा दिन वो घर से बाहर ही रहती है, कुछ भी काम नहीं करती। सारा काम तो आप ही करती हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता माँ। आज तो मैं संध्या से बात करके ही रहूंगा। अरे रहने देना, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो तू क्यों परेशान हो रहा है? रोहन चुपचाप वहां से चला जाता है और कमला किचन में जाकर खाना बनाने में लग जाती है। शाम को रोहन संध्या से कहता है, सुनो, जरा मेरे लिए कप चाय तो बनाकर लाना। चाय? और मैं? पर रोहन, मैं तो अभी होली की शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप माँ से बोल दो ना, वो बना देंगे आपके लिए चाय। ये सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है और बिना चाय पिए वो वहां से चला जाता है।
रात को संध्या छत पर छुपकर आने जाने वालों पर रंग से भरे गुब्बारे डालने लगती है। वैसे तो संध्या बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहू थी, पर होली का त्योहार शुरू होते ही उस पर अजीब सा भूत सवार हो गया था। अगले दिन रोहन संध्या से कहता है, संध्या, ये क्या हुआ तुमको? तुम होली आने से पहले इतना क्यों परेशान करती हो सबको? ये आप नहीं समझोगे जी। वैसे भी आपको कहाँ होली पसंद है, और जिनको पसंद है उनसे पूछिए। ऐसा कहती हुई संध्या कमरे से बाहर चली जाती है। उधर बाहर संध्या की सास टीवी देख रही थी। संध्या उसके पास जाती है और कहती है, माँ जी, क्या मैं आज आपकी बालकनी में कपड़े सुखा लूं? संध्या हाथ में गुब्बारों से भरी हुई बाल्टी लेकर खड़ी होती है। संध्या की सास को नहीं पता था कि उसकी बाल्टी में गुब्बारे हैं। हाँ हाँ बहू, सुखा लो। संध्या सास की बालकनी में चली जाती है और वहां नीचे खड़े लोगों पर सारे रंग डाल देती है। हाय रे हाय, ये किसने रंग डाल दिया मुझ पर? 2 दिन पहले से ही किस पर होली खेलने का भूत सवार हो गया? सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब उसकी सास के घर लड़ने आ जाते हैं। अरे कमला बहन, आओ आओ तो जरा बाहर। हाँ, आज तो तुम्हारी खबर लें। अरे आओ आओ सरिता बहन, आज तो तुम सब मेरे घर, और वो भी होली के रंग में। अरे होली तो अभी परसों है ना। अरे वाह, कितनी भोली बनती हो तुम। हमारे ऊपर ये रंग भी तुमने ही डाला है। हाँ हाँ बहन जी, गुब्बारे तो आपकी बालकनी से ही आए थे। और फिर सब लोग एक साथ कहने लगे, हाँ, रंग तो तुमने ही फेंका है। हाँ। संध्या की सास कमला समझ जाती है कि ये काम संध्या का ही है, क्योंकि वही अभी उसकी बालकनी में गई थी। उसके बाद कमला सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह संध्या एक बाल्टी में रंग भरकर पड़ोसी के घर के दरवाजे पर रख देती है। पड़ोस में रहने वाली शोभा सुंदर से कपड़े पहनकर होली की पूजा में जाने को तैयार थी, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, रंग भरी बाल्टी से टकराकर गिर जाती है और सारा रंग उसके कपड़ों में लग जाता है। उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। हे भगवान, ये बाल्टी यहाँ किसने रख दी? मेरी सारी साड़ी खराब कर दी। कौन है ये जो सुबह सुबह होली खेल रहा है? बाल्टी को देखकर शोभा को ध्यान आता है कि ये बाल्टी तो कमला के घर की है। वो बाल्टी लेकर कमला के घर जाती है और कहती है, अरे अरे कमला चाची, कहाँ हो? बाहर निकलो। अब छुपकर कोई फायदा नहीं, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे शोभा, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये तो मेरी बाल्टी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? लाओ, मेरी बाल्टी मुझे वापस करो। हाँ हाँ, लो ना अपनी बाल्टी, अच्छे से लो, अभी देती हूँ। इतना कहकर शोभा रंग से भरी बाल्टी कमला पर फेंक देती है। कमला के साथ साथ उसका घर भी गंदा हो जाता है। यह सब देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। शोभा के जाने के बाद कमला संध्या को आवाजें देती हैं। संध्या, ओ संध्या, कहाँ है? बहुत हो चुका, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है मेरे। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी आ। संध्या बाहर आती है और कमला को रंगा हुआ देखकर हंसने लगती है। माँ जी, आपकी होली तो मन गई। देखो तो जरा, बिल्कुल भूत लग रही हो आप। देख संध्या, मुझे सब पता है। तूने ही नीचे जा रहे लोगों को मेरी बालकनी से गुब्बारे मारे थे, और अब तूने ही शोभा के घर के बाहर रंग से भरी बाल्टी रखी है। इस बात के लिए तुझे तो सबक मैं ये तुम्हारे पास। पहले तो तू जरा ये घर साफ कर। जब सफाई करके कमर टूटेगी ना, तभी तुझे पता चलेगा। शाम तक सफाई करते करते संध्या काफी थक जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब संध्या उठकर अपना मुंह धोने के लिए पानी अपने मुंह पर डालती है, तो वो रंगों वाला पानी होता है, जिससे संध्या का मुंह लाल हो जाता है। फिर वो मुंह धोने के लिए नल चलाती है और नल से भी रंगीन पानी निकलने लगता है और संध्या पूरी रंग में रंग जाती है। ये सब देखकर संध्या हैरान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आज ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो बाहर से कुछ लेने जाती है और जब वो घर के अंदर घुसती है तो दरवाजे के ऊपर अटकी काले रंग की बाल्टी फिर उसके ऊपर गिर जाती है
संध्या सिर से लेकर पैर तक काले रंग में रंग जाती है। हाय हाय, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पूरी काली हो गई। इतना कहकर संध्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब बाहर निकल कर आती है तो कहती है, हे भगवान, कितना रगड़ रगड़ कर रंग निकाला है, पर ये मुंह का काला रंग तो निकल ही नहीं रहा। मेरा तो पूरा का पूरा मुंह काला हो गया। क्या करूं अब, मैं कैसे इसे निकालूं? ना जाने किसने किया है ये मेरे साथ। अरे बहू, जल्दी से कुछ खाने को बना। तूने तो आज नहाने में बड़ी देर कर दी। हाय रे हाय माँ जी, पूरे शरीर का कोना कोना दर्द हो रहा है। एक तो कल पूरा घर साफ करने में कमर टूट गई थी और आज काला रंग निकालते निकालते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अब तो मुझ में जरा भी ताकत नहीं रही कि मैं कुछ काम कर सकूं। क्यों, तुझे तो होली में लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है। लोगों के अच्छे कपड़ों को खराब करना, ऑफिस जा रहे लोगों को गीला करना। क्या तूने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि तेरी इस हरकत से उनको कितनी परेशानी हो रही होगी? हाँ माँ जी, मुझे सब समझ आ गया कि त्योहारों का मजा उसे अच्छे से मनाने में है, ना कि किसी को बेवजह परेशान करने में। माँ जी, मैं आज के बाद ऐसा किसी के भी साथ नहीं करूंगी। किसी को भी होली में परेशान नहीं करूंगी।